की एक खास पेशकश और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। यूपी चुनाव में बयानों के तीर जमकर चल रहे हैं। वार पलटवार की इस लड़ाई में प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के उस बयान पर तंज कसा है जिसमें पीएम मोदी ने एक रैली में कहा था, मैं गोद लिया बेटा हूं। प्रियंका ने तंज किया, कहा वो बाहरी हैं। अमित शाह ने प्रियंका पर तंज किया, कहा उन पर बयान मेरा लेवल नहीं। राजनीति और चुनाव में किसका लेवल क्या है ये तो जनता तय करती है और आगे भी जनता ही तय करेगी। लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने अपना और प्रियंका गांधी का लेवल तय कर दिया। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने गोरखपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि प्रियंका के पीएम मोदी पर दिए बयान का जवाब देने का उनका लेवल नहीं है। प्रधानमंत्री जी के बयान पे, गोद लेने वाले बयान पे प्रियंका गांधी का कहना है कि यूपी को किसी भी व्यक्ति को गोद लेने की जरूरत नहीं है। हमारा कोई प्रवक्ता जवाब दे देगा, भैया मुझे कहा इस बातों में उलझाते हो। अच्छा सर, महिला लेवल एक रहने दो। अमित शाह के लेवल वाला ये तंज प्रियंका के पीएम मोदी पर दिए इस बयान पर था। मुझे वाराणसी के लोगों ने गोद दिया और वाराणसी के लिए मैं एक बेटा हूँ, उत्तर प्रदेश का बेटा हूँ, इसीलिए मैं उत्तर प्रदेश का विकास करूंगा। तो मेरे मन में ये बात आई, क्या उत्तर प्रदेश को बाहर से किसी को गोद लेने की जरूरत है? एक तरफ तो अमित शाह कहते हैं कि प्रियंका का जवाब देना उनके लेवल की बात नहीं, वहीं दूसरी तरफ वो उनकी बातों का मजाक बनाने, वंशवाद के खात्मे की बात भी करते हैं। समझ नहीं आता कि इस तरह से वो अपना लेवल मेंटेन कैसे करते हैं। परिवारवाद की राजनीति का मृत्युगंठ होना निश्चित है और जिस क्षण देश उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तुष्टीकरण की भी राजनीति का मृत्युगंठ बनना निश्चित है। अमित शाह का ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस, इसका भी फैसला जनता दरबार में ही होना है। इंतजार कीजिए 11 मार्च का, जब चुनावी नतीजे आएंगे। प्रदीप तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, गोरखपुर। तो चलिए, तीसरे चरण का मतदान भी होने वाला है और सियासी पारा इस बीच बढ़ता जा रहा है और बयानबाजी भी लगातार हो रही है। इसी पर बातचीत करने के लिए पवन खेरा, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव जेटली हैं स्टूडियो में। बीजेपी से हमारे साथ राकेश कपूर, सीनियर जर्नलिस्ट, भी इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले राजीव जेटली, आपसे जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, ऐसा तो कभी नहीं कि बीजेपी की तरफ से कभी भी प्रियंका, राहुल पर किसी तरीके का बयानबाजी ना हुई हो, ना पलटवार ना हुआ हो। अब वजह क्या है कि अमित शाह ने इस पर चुप्पी साध ली और यहाँ पर लेवल की बात कही गई है? देखिए, प्रियंका वाड्रा रॉबर्ट वाड्रा की धर्मपत्नी है और एक अलग परिवार से आती हैं। वो परिवार हो सकता है कि पहले सत्ता में रहा हो, और रॉबर्ट वाड्रा जिनके ऊपर एक बड़े बड़े एलिगेशन लगे हैं, जमीन हथियाने के एलिगेशन लगे हैं, अगर वो कोई राजनीतिक टिप्पणी करती हैं और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ और एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से आप अपेक्षा करते हैं कि उनकी टिप्पणी का जवाब दिया जाए, तो आप देखिए किसी भी तरीके से एथिकली उनका जवाब बनता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी नेत्री या जो भी कहें, उनका जवाब क्यों देगी जिनके हस्बैंड, जिनके पति के ऊपर बड़े बड़े एलिगेशन लगे हैं और उनका एक हो सकता है एक संबंध गांधी परिवार से भी रहा हो, जिस परिवार ने इस देश में बहुत लंबे वक्त तक राज किया है। तो केवल गांधी परिवार से आती हैं, दूसरी ऐसे परिवार में जाती हैं जो पहले ही भ्रष्टाचारों में लिप्त है, और जो परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है वहां से भी अगर उनका माइग्रेशन उस व्यक्ति के साथ जुड़ाव होता है जिनके ऊपर बड़े बड़े एलिगेशन लगे, तो मुझे लगता नहीं है कि किसी भी तरीके से उनका कोई ऐसा जवाब बनता है जिसका जवाब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष दे। इतने बड़े ओहदे पर बैठकर रॉबर्ट वाड्रा की धर्मपत्नी का जवाब देना मुझे लगता है उचित नहीं है। जी, पवन खेरा, क्या कहेंगे? आपने सुना राजीव जेटली की क्या प्रतिक्रिया है इस पर? यहाँ पर बात आ रही है लेवल की, लेकिन किस पार्टी का लेवल क्या है? आखिरी मैंडेट जो है वो तो क्लियर कट जनता ही देती है। बिल्कुल, राजीव जेटली साहब से मैं ये पूछना चाहता हूं कि जितने पिछले 3 साल में चुनाव हुए हैं, उनसे जस्ट पहले इन्हें रॉबर्ट वाड्रा याद आ जाते हैं।
रॉबर्ट वाड्रा जी ने को कौन सी जमीन किसने दी, कौन सी लूटी, उन्होंने क्या बातें कर रहे हैं आप? एक सबूत आप दे नहीं पाए, 3 साल गुजर गए, सबूत दे चुके हैं। राजस्थान पुलिस ने उनको बिल्कुल वाड्रा जी ने जमीन खरीदी, आपकी सरकार नहीं दिया, कोई सबूत नहीं है आपके पास, जो जमीन खरीदी, कोई एविडेंस नहीं, प्रेजेंट करवाया, एक चेक दिया जमीन खरीदने के लिए, वो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। तो मैं केवल इतना बताना चाहता हूं, चर्चा इस बारे में हो रही है, ऑब्सेशन है गांधी परिवार से। आप इतने घबरा जाते हैं गांधी परिवार से कि झूठे सच्चे सारे आरोप लगाएंगे। पवन जी, यहाँ सवाल कुछ और है। समझ सकता हूं, मैं मानता हूं आप नर्वस हैं। जी जी, यहाँ सवाल कुछ और है। आप सबूत मांग रहे हैं, हम आपको सबूत दे रहे हैं। अगर आपको सबूत चाहिए आप चर्चा कर लीजिए, 5 मिनट में आपको सारे सबूत देता हूं। आपके पास भी वापस लौटेंगे। पवन जी, यहाँ सवाल कुछ और उठ रहा है कि अमित शाह ने तो प्रियंका वाड्रा की किसी भी बयानबाजी का जवाब नहीं दिया, पलटवार नहीं किया है, लेकिन यहां पर अहम यह भी है देखने के लिए कि 2 चरण का मतदान उत्तर प्रदेश में हो चुका है, लेकिन प्रियंका गांधी ने काफी देर बाद वहां पर चुनाव प्रचार किया है और कयास इससे, उनके इस भाषण से और वहां पर आने से कहीं ना कहीं कयासों पर विराम भी जरूर लग गया। तो इतनी देरी क्यों हुई? और उनके भाषण में उनकी पार्टी से या सपा से जुड़ा कुछ भी नहीं था। कौन उम्मीदवार कौन सी सीट से खड़ा हो रहा है, इस पर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा कि क्यों वोट दिया जाना चाहिए। उनका भाषण कहीं ना कहीं बीजेपी पर ही शुरू हुआ और बीजेपी पर ही खत्म हुआ। इस पर मेरा सवाल है। या तो वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, यहां से सुनाई नहीं। पवन जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, वो कर दीजिए। फिलहाल आवाज नहीं पहुंच पा रही है। इस पर आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी राकेश कपूर जी। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके की बयानबाजी और पलटवार दोनों तरफ से हो रहा है, इनफैक्ट हर पार्टी ही अब उस लेवल पर जा रही है, आपको लगता है जो असल मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं छिप जाते हैं इन सब में? मुझे बड़ी निराशा हुई है। वो सबसे बड़ी बात जो प्रियंका गांधी को लेकर के कांग्रेस, चूँकि एक साइकोफेंस की पार्टी है कांग्रेस और गांधी परिवार के प्रति साइकोफेंसी है, ये पूरी दुनिया जानती है, ये तथ्य है, इससे तथ्य से कोई भाग नहीं सकता। लेकिन निराशा इस बात को हुई कि शीशे के घर में बैठकर दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारते हैं। प्रियंका जी ने ऐसा सवाल खड़ा कर दिया, ये मुझे लगता है कि ये लड़कपन में दिया गया बयान है और ये साबित करता है कि कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो चुकी है। नेता विहीन नहीं, नेता बहुत हैं कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व विहीन पार्टी हो चुकी है। चुनाव के माहौल में इस प्रकार का विमर्श करना, उनकी तो माताजी पर सीधी बात आ जाएगी। जी जी। और कांग्रेसियों को हुआ क्या है, 2012 के चुनाव में 15 दिन प्रियंका गांधी पड़ी रही और वहां पे सीटें 2 सीटें कुल ले पाई, सुल्तानपुर और अमेठी से। लेकिन इस बार इसका उलट देखने को मिल रहा है। आप देखिए, अगर चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी गई थी प्रियंका वाड्रा को, तो वो इससे पहले नजर ही नहीं आई। अब सवाल ये है, लेकिन उन्होंने किया क्या? चुनाव में जाकर के ये कैसा लड़कपन का बयान दे दिया कि कोई गोद लेने की आवश्यकता नहीं है। अरे भाई, जनसंघी भी पूछ सकते हैं, भाजपा वाले भी पूछ सकते हैं कि क्या इस देश में कोई और नहीं है, कोई भारतीय नहीं बचा था जो एक इटली की महिला को आपने अपना पार्टी का अध्यक्ष बनाया? तो इसलिए उन्होंने ततैयों के छत्ते में हाथ दे दिया है और ये लड़कपन को साबित करता है। और ये साबित करता है प्रियंका गांधी के बारे में जो ये कांग्रेसी भ्रम पाले हुए, ना गुले ना तो वो फिर भी बाहर की रहती है, ना गुले मानसिकता दिखती है इसमें, ना गुले ना गुहूं पर्दाए रिएक्शन भी लेते हैं। जी पवन खेरा जी, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? इनके बीच में नहीं बोलना चाहिए पवन जी, जरा अपनी बात में पूरी कपूर जी, मैं अपनी बात पूरी कह लूं, उसके बाद आप बोलिए। आप बहुत, मैं जानता हूं आप बड़े उत्साही प्रवक्ता हैं। आपकी गलत बात, मैं निरपेक्ष व्यक्ति हूं। आप माफ कीजिएगा, आपकी गलत बात को मैं पूरी नहीं होने दूंगा। अरे भाई, मैं एक शेर सुनाना चाहता हूं, सुनिए। करनी चाहिए। अगर कोई शादी करके, अगर आप पवन जी की बात सुन लेते हैं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जी बताइए, सुन रहे हैं। आप अपनी बहू को अपना मानते हैं या पराया मानते हैं? आप अपनी बहू को अपना मानते हैं या पराया मानते हैं? पहले प्रश्न ये है ही नहीं। आप कहां इस तरीके की टिप्पणी, इस तरीके की, आप कैसी बात कर रहे हैं? किस तरीके का है भाई आप? जी पवन खेरा जी, नेशनल टीवी स्क्रीन पर इस तरीके की टिप्पणी, बयानबाजी, लाखों दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं। ये म्युनिसिपैलिटी की राजनीति कर रहे हो क्या? ये पर्सनल कमेंट्स। पवन जी, सोनिया गांधी को विदेशी कहने का अधिकार किसी को नहीं है। वो भारत की हैं और हमारे को गर्व है इस बात का कि वो हमसे ज्यादा भारतीय। पवन जी, यहाँ पर
मैं पवन खेड़ा जी, मैं स्वयं मानता हूं वो भारत की हैं। मैंने प्रियंका गांधी ने जो प्रश्न खड़ा किया है उस पर मैंने ये विचार रखा है, और प्रियंका गांधी ने सिद्ध कर दिया जो मैं कहना चाहता था कि ना गुले नग्म हूं ना पर्दाए साज, मैं हूं अपनी शिकस्त की आवाज़। ये उन्होंने आते के साथ ही जो लड़कपन का बयान दिया है, जो दिखा दिया है कि राजनीति में उनका कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं है। मेरा निष्कर्ष ये है। जी पवन जी, ये बताइए, इससे पहले आपने नर्वसनेस शब्द का जिक्र किया था। जी पवन जी आप मैं बोल दूं, इसका जवाब तो दे दूं राकेश जी चलिए दीजिए जवाब। मेरा क्या जवाब? मैं ये कह रहा हूं कि ये तो अपने आप मैं मानता था कि ये निष्पक्ष हैं, अभी तक तो मानता था कि ये निष्पक्ष हैं, और शिकस्त की आवाज इनको सुनाई दे रही है, 11 तारीख को सुनाई दे जाएगी। ये बताइए, नर्वसनेस का आपने जिक्र किया था, मेरा सवाल पवन जी आपसे ये है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन, क्या नर्वसनेस नहीं था इन चुनावों में? क्या भाजपा से नहीं डर गए थे? क्या भाजपा आज तक कोई गठबंधन नहीं करती? जहां जहां कोई पार्टी गठबंधन करती है, क्या वो नर्वसनेस की निशानी होती है? क्या बिहार में हम नर्वस थे? रिजल्ट देख लीजिए, कौन नर्वस हुआ बिहार में हमारे। तो फिर ऐसा क्यों कि रायबरेली में 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के ही उम्मीदवार उतरे हैं, ऐसा क्यों? और जब प्रियंका वाड्रा वहां पर पहुंची, उन्होंने भाषण दिया, रैली को संबोधित किया, तो ऐसा क्यों कि किसी भी पार्टी के उम्मीदवार के बारे में वो कुछ नहीं बोल सकी रायबरेली के? क्योंकि वहां से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भी खड़े हो रहे हैं और कांग्रेस के भी। वो किसी उम्मीदवारों के लिए नहीं कर रही है, वो प्रचार इस हमारे अलायंस का प्रचार कर रही है, समाजवादी और कांग्रेस के गठबंधन का प्रचार कर रही है। लेकिन उसमें ऐसा कुछ नजर नहीं है। राजीव जी इस बीच कुछ कहना चाह रहे हैं। जी उनका मैसेज है पूरे प्रदेश के लिए है, वो एक इंडिविजुअल्स के लिए नहीं। मैं पहले समाप्त करूंगा अपनी बात। वो किसी एक व्यक्ति की विशेष के लिए नहीं प्रचार कर रही हैं, वो इस अलायंस के लिए और पूरे राज्य के लिए अपनी उन दो सीट्स पर बैठ के प्रचार कर रही हैं। उसी का नतीजा देख लीजिए कि अमित शाह के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं, और आपके जेटली साहब तो शायद कुछ बोल ही नहीं पा रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए प्रियंका वाड्रा जी गायत्री प्रजापति का प्रचार कर रही हैं, प्रियंका वाड्रा जी वर्मा जी का प्रचार कर रहे हैं। भाई साहब, प्रियंका वाड्रा जी अपने बचे हुए अपने प्रिय भाई के अस्तित्व को बचाने के लिए जो कोशिश कर रही हैं, वो गठबंधन जिस पार्टी के साथ करके बैठे हैं, उस गठबंधन के ऊपर उंगली उठ रही है। और बैसाखियों के सहारे चलने की जो आपकी आदत है, वो आदत आपकी जो आज मेंटेन हो रखी है, उस आदत में एक तरीके की जो टिप्पणियां आपने करी हैं, जो रॉबर्ट वाड्रा जी की धर्मपत्नी है, जिनके अपने पति के ऊपर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगे हुए हैं, वो जब प्रचार करती हैं तो उन्हें कम से कम इतना सोच लेना चाहिए कि आप किस हैसियत से प्रचार कर रही हैं। क्या आप एक राजनीतिक पार्टी से आती हैं, या एक वाड्रा परिवार से आती हैं, या आप उसके अकाउंटेबल हैं, जो पहले से आपको जवाबदेही देनी चाहिए थी। आपको प्रचार करने से पहले तो अपने स्पष्टीकरण देना है। आपको यह बताना है कि मेरे ऊपर जो इल्जाम लगे, या मेरे परिवार के ऊपर, या मेरे पति के ऊपर जो इल्जाम लगे हैं, उन इल्जामों के बाद हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। जी न्यूज़ अगर मुझे इजाजत दे, पूछना चाहता हूं, मैं जवाब दूं आपको, आपसे केवल इतनी बात पूछना चाहता हूं। राजीव जी वो भी जवाब देंगे, उन्हें भी वक्त दिया जाना चाहिए। जी बताइए पवन जी। जो हैसियत की बात कर रहे हैं कि मैंने आपसे पॉलिटिकल हैसियत की बात करी है कि रॉबर्ट वाड्रा जी की धर्मपत्नी यूपी जिनके अपने ऊपर इल्जाम लगे, मैं इसमें इस हैसियत की बात जवाब देना चाहता हूं, आप इन्हें रोकिए नहीं। यदि आप जवाब देने का समय नहीं देना चाहती तो आप बोल दीजिए, मैं निकालूं और मैं जाऊं। इस तरीके से डिबेट नहीं क्या मतलब है? पवन जी बताइए, आता है इस व्यक्ति को। पवन जी बताइए, ये इस तरीके से यहाँ डिबेट होगी? मैं पहली बार चलिए आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। अमित शाह साहब को अगर तुलसीराम प्रजापति, राजीव जेटली जी को मैं याद दिला दूं, तो एक तुलसीराम प्रजापति भी हुआ करते थे गुजरात में, याद आया जेटली साहब? और फिर अब मैं आपसे मुझे अच्छी तरह याद है, जिस व्यक्ति पर आज गायत्री प्रजापति की बात हो रही है, वो किस हैसियत की बात हो रही है, कर रहे हैं आज बलात्कार के इल्जामों की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा केस दर्ज करने की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पे बात हो रही है। मुझे आप आज का जवाब देंगे मुझे? मैं केवल आपसे इतना जवाब पूछ रहा हूं, मौजूदा परिस्थितियों में आपकी बैसाखियों पर चलने वाली आदत और उस गठबंधन के साथ जिसके ऊपर बड़े बड़े इल्जाम लगे, उसके ऊपर और अगर आपकी
सो कॉल्ड नेत्री जिसे कहते हैं, मैं फिर से बोलूंगा रॉबर्ट वाड्रा जी की धर्मपत्नी, अगर वो बयानबाजी करते हैं तो जवाब आपका आज बनता है। बिजनेस वालों, अगर आप बात कहलवाना चाहते हैं तो इन्हें चुप कराइए, नहीं तो फिर मैं आज का तो जवाब दे दीजिए। यदि ये 2 मिनट चुप रहेंगे तो मैं जवाब दूंगा, नहीं तो मैं ये प्रोग्राम से बाहर जाऊंगा। मैं इस तरह की डिबेट्स में नहीं भाग ले सकता। पवन जी, सबको मौका दिया जा रहा है यहाँ पर बोलने के लिए, आप भी बताइए क्या कहना पहले आप इन्हें पहले बोलिए कि 2 मिनट चुप रहिए। जी जी, वो नहीं, मुझे नहीं, मेरे को आप बोलने नहीं दे रहे हैं तो आप मुझे मना नहीं, आपको पूरा मौका दिया जा रहा है बोलने के लिए। आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है, क्या विचार है, आप बताइए। रही बात रॉबर्ट वाड्रा की, एक अगर इन्होंने साबित कर दिया हो, एक अपराध उनका ये साबित करके दिखा दें, हम मान जाएंगे कि हाँ वो अपराधी हैं। हर चुनाव से पहले रॉबर्ट वाड्रा इन्हें याद आ जाता है। क्या इनको भय है इस गांधी परिवार से? गांधी परिवार से इनको डर क्या है? रही बात बैसाखियों की, तो इन्होंने जो कश्मीर में बैसाखियों पे का सहारा लिया है, डिबेट का मुद्दा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, जवाब दिया जाएगा। इस तरीके नहीं, से आप ऐसे नहीं कर सकते। जब राजीव त्यागी बोलते हैं तब आपको मुद्दा याद नहीं आता है। राकेश कपूर जी, यहाँ पर भ्रष्टाचार की बात भी कही गई, अपराध की बात भी कही गई, महिला उत्पीड़न की बात भी कही गई है, लेकिन आपको नहीं लगता बिल्कुल की जाएगी? ये तो पर्सनल कमेंट्स हो गए। नहीं, जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो इन मुद्दों से अब दूर हटना चाहती है। आप राजीव त्यागी जी को आपने बोलने दिया तो मैं जवाब भी दूंगा। बिल्कुल नहीं, गलत बात है ये। पवन खेड़ा जी, मैं बोल लूं, आपकी आज्ञा हो तो? मुझे तो बोलने देंगे आप बड़े हैं हमसे, हम आपसे आज्ञा लेंगे। जी राकेश जी बोलिए। देखिए, आप हमसे बड़े हैं, आप बोलिए। देखिए, ये पवन खेड़ा जी के भी सोचने की बात है और जेटली जी के भी सोचने की बात है कि चुनाव उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर हो रहे हैं। बिल्कुल, चुनाव किसी व्यक्तिगत मुद्दों पर नहीं हो रहा है। रॉबर्ट वाड्रा, मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ जो जेटली जी कह रहे हैं, और ना मैं पवन खेड़ा जी की बात से सहमत। रॉबर्ट वाड्रा यहाँ मुद्दा नहीं है, लेकिन चूंकि रॉबर्ट वाड्रा या प्रियंका गांधी स्वयं में मुद्दा नहीं है। प्रियंका गांधी इसलिए मुद्दा बन गई कि उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जो मुझे लगता है कि वो लड़कपन वाला बयान है। लेकिन जो बड़े मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के, वो केंद्र में आने चाहिए। बड़े मुद्दे लाने का काम, क्षमा कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कर रहे हैं, लेकिन उन मुद्दों का जवाब तो आए। अब आप ही मेरे अंगना में तुम्हारा क्या काम है? अरे भाई, क्या बच्चों की राजनीति हो रही है? बड़े बड़े मुद्दे लाओ। भ्रष्टाचार मुद्दा है, कानून व्यवस्था मुद्दा है, उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्ष तक जो गुंडागर्दी का राज चला है वह मुद्दा है। क्राइम ग्राफ किस तरफ जा रहा है उत्तर प्रदेश में, इससे किसी पार्टी का सरोकार नहीं है। कोई इस और बात करने के लिए तैयार नहीं है। सवाल पूछा जाता है जी, सवाल पूछा जाता है तो ये कहा जाता है पार्टियों के प्रवक्ताओं की तरफ से कि ये डेटा आपके पास पुराना है। क्यों राकेश जी? बिल्कुल सही बात है। क्राइम ग्राफ उत्तर प्रदेश में पूरे देश के 27 राज्यों से नीचे है। आप पहले डेटा देखकर फिर आरोप लगाइए। डेटा देख के ही हम बात कर रहे हैं पवन जी। देखिए पवन जी, मैं ग्राफ की बात नहीं कर रहा हूँ। पॉलिटिक्स इज द नेम ऑफ परसेप्शन। पॉलिटिक्स परसेप्शन से चलती है, इनसे आंकड़ों से नहीं चलती है। अगर भाजपा या आपके विरोधी दल और सबसे माफ कीजिएगा, रही बात मुद्दों की, प्रधानमंत्री जब यूपी में कैंपेन करते हैं तो क्या मुद्दे उठाते हैं? सुनिएगा जरा। अरे भाई, पवन जी, इनको क्या दुखी है हम दोनों? आप जरा सुन लीजिए ना, ये लोकतंत्र है। पवन खेड़ा जी, आप तो राहुल इकट्ठे हुए हैं, आपके बारे में तो मैंने परेशान प्रधानमंत्री जी हैं, तो आपके बारे में तो मैंने प्रदेश में आपके बारे में तो मैंने एक मुद्दा उठा रहे हैं कि दोनों मिल क्यों गए। अरे आपके बारे में तो मैंने सुना है कि आप बाद में मिले चुनाव से महबूबा मुफ्ती से, और देखिए कश्मीर की क्या हालत कर दी। मजबूरी थी क्या गठबंधन? आपके बारे में तो पवन खेड़ा जी मैंने सुना है आप लोकतंत्रवादी हैं, लेकिन दूसरे आदमी की बात भी सुनिए, थोड़ी कृपा होगी आपकी। मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपके विरोध में नहीं हूँ, ना इनके पक्ष में हूँ, ना इनके विरोध में हूँ, ना आपके पक्ष में हूँ। मेरा निवेदन सिर्फ इतना सा है कि उत्तर प्रदेश के जो मूलभूत मुद्दे हैं वो केंद्र में आने चाहिए। चूंकि राज्य की सरकार, राकेश जी, मेरी आवाज में यहाँ बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे मालूम नहीं पड़ता आप कब बोल रहे हैं। मैं अपनी बात इसलिए कह रहा हूँ कि शायद मेरी बात पहुंचे वहां तक, मुझे नहीं मालूम आपके पास। चलिए हम कोशिश करते हैं जो भी यहाँ पर टेक्निकल ग्लिच आ रहा है उसे दूर करने की। लेकिन राकेश जी, आप अपनी बात कह रहे थे, असल मुद्दे कहीं ना कहीं यहाँ पर छिप गए हैं, और वो भी हर पार्टी की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल बयानबाजी चाहे रैलियों में ज्यादा देखने को मिल रही है। अरे भाई, मैं समझ रहा था कि प्रधानमंत्री स्वयं नोटबंदी को मुद्दा बना रहे हैं, प्रधानमंत्री सर्जिकल स्ट्राइक को मुद्दा बना रहे हैं। इनके जवाब कहाँ हैं? इनके जवाब तो आने चाहिए। सिर्फ ये कह देना कि नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को लाइन में लगा दिया, ये कोई जवाब नहीं है नोटबंदी का। नोटबंदी एक आर्थिक विचार है,
नोटबंदी एक इस जमीन से उपजा हुआ विचार है। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक के विशेषज्ञों का विचार नहीं है। ये हिंदुस्तान की जमीन से उपजे हुए एक जमीन के अर्थशास्त्री का विचार है। इस पर आप विचार रखिए ना कुछ। आप गुंडागर्दी कैसे समाप्त करेंगे? उत्तर प्रदेश में गरीबी किस प्रकार से समाप्त होगी? अगर आप ये केवल सौगात दे करके, केवल तोहफे दे करके अगर मतदाताओं को अपनी तरफ लाना चाहते हैं तो ये गलत बात है। लोकतंत्र में इसकी इजाजत नहीं है। फिर भी लेकिन आप इस बात का जवाब दीजिए, नरेंद्र मोदी ने जो कहा कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती में उन्होंने साक्षात्कार खत्म कर दिया केंद्र सरकार के, राज्य सरकार कब करेगी? युवा वर्ग ये पूछना चाहता है। इन मुद्दों का जवाब नहीं है, क्षमा कीजिए। इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। आप केवल साइकोफेंट्स बने रहेंगे, कोई बुरी बात नहीं है। लोकतंत्र में इसकी भी इजाजत है, आप करिए जो अगर आप करना चाहते हैं तो, लेकिन जनता के मुद्दों की बात तो कीजिए। वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। कितनी नौकरियां लगी ये बताया? मोदी जी ने नोटबंदी का नाम सिर्फ एक बार लिया है उत्तर प्रदेश के कैंपेन में, और रही बात सर्जिकल स्ट्राइक्स की, तो वो तो एक्सपोज हो ही चुकी है मोदी जी की। देखिए पारिकर साहब कहते हैं कि संघ आरएसएस की ट्रेनिंग का नतीजा है कि फौज ने जाकर सर्जिकल स्ट्राइक किया है। मोदी जी को यह नहीं मालूम है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर आप अपनी राजनीति में कहीं ना कहीं देश हित से जुड़े मुद्दे दूर कर देते हैं। कैंपेन हो रहा है, बोलना चाहता हूं, उठाए जा रहे हैं। देखिए, देशभक्ति की भावना कांग्रेस पार्टी की आपको आज कश्मीर में देखने को मिल रही है। कश्मीर में अभी तक आर्मी इस बात से परेशान थी कि जो बच्चे वहां पत्थर मारते हैं उससे आतंकवादियों को बचा कर ले जाते हैं। बार बार कांग्रेस एक ही बात कहती है कि इसके ऊपर आपका पॉलिटिकल मूव क्या है। एक राष्ट्रीय पार्टी, राजीव जी कुछ बोल रहे हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता खुले तौर पर ये बोलते हैं कि वो बच्चे अगर आतंकवादियों को संरक्षण देते हैं पत्थरबाजी से, तब आतंकवादियों को संरक्षण देंगे। पॉलिटिकली बयानबाजी करके कश्मीर के आतंकवादियों को बचा रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने मुद्दों की बात करी। देखिए, इनके दोनों बाबा आपने देखा होगा, जब विकास यात्रा निकाल रहे थे तो बिजली की तारों के ऊपर झूल रहे थे पकड़ कर, और इन्हें यह नहीं पता कि माननीय प्रधानमंत्री जी अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन, नीचे उनका जो काम चल रहा है केंद्रीय स्तर पर कि तारों का अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए, इन्हें यह भी नहीं पता कि हम जिस जमीन के ऊपर चल रहे हैं वहां माननीय प्रधानमंत्री जी ने इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू कर दिया है, और इतने निश्चिंत हैं कि इन्हें मालूम है कि उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं आती, तार पर लटक जाएं, और विकास यात्रा में तार पर लटके पड़े हैं। फसल बीमा योजना की बात आती है, उत्तर प्रदेश का किसान आज अगर किसी ने सिक्योर किया तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 33% से 50% मुआवजे की क्षति की राशि पहुंचाई तो किसने पहुंचाई? भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाई। गन्ना किसानों को गन्ना की जो कीमत है, जो उसकी रियायत है, उसकी सब्सिडी उसके खातों में जाएगी, किसने काम शुरू किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। अरे भाई, आपके पास अगर जवाब नहीं है तो आप ना दीजिए, लेकिन यह काम मत कीजिए कि रॉबर्ट वाड्रा जी की धर्मपत्नी को उठाकर और माननीय प्रधानमंत्री जी को ऊपर टिप्पणी। चलिए राजीव जी, राकेश जी, गन्ना किसान रो रहा है आपकी वजह से। अरे अब तो उत्तर प्रदेश का गन्ना किसान केवल इस बात से रो रहा है क्योंकि जो आपने मीडिएटर का काम किया, जो दलाली आपने गन्ना बिलों के साथ किसानों के बीच में करी थी, लेकिन अगर इसी तरीके से बहसबाजी जारी रहेगी तो सर्जिकल डिबेट का फायदा ही क्या है? श्रेय दे रहे हैं संघ को, संघ से वो घबराए हुए हैं। आप कश्मीर के आतंकवादियों के बीच में खड़े हो जाए, कल को तो मुझे लगता है आपको खुद को भी पत्थर मारने पड़ेंगे आर्मी को। आपने जो बयानबाजी करी है, मुझे लगता है उससे ज्यादा खतरनाक है। वहां के बच्चे आर्मी पर पत्थर मार रहे हैं, आप तो खुद खड़े हो गए आर्मी के सामने के राकेश जी, इन दोनों को रोकना चाहूंगी बहुत संक्षेप में। यहाँ पर गठबंधन की राजनीति भी हो रही है, साथ ही साथ बीजेपी का कहना है कि 2 चरण के मतदान के बाद अब उसे लगता है कि वहां पर बीजेपी की जो लहर है वो पूरे तरीके से आ चुकी है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये एडवांटेज बीजेपी तो है, ये फेजेस आने वाले, लेकिन कांग्रेस को संभलना चाहिए। कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि जो पार्टी स्वयं सत्ता में है पिछले 5 वर्ष में, और जो जिसके 224 विधायक थे, उसने क्यों उससे समझौता किया है, क्यों गठबंधन किया है? वो तो अपने बूते पर आने की उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी, इसलिए गठबंधन किया है। कांग्रेस को ये भी विचार करने की बात है। लेकिन जिस प्रकार का विमर्श चल रहा है, जिस प्रकार के मुद्दे बचपने की राजनीति के किए जा रहे हैं, मुझे देख करके तो इससे असल मुद्दे जो हैं वो कहीं ना कहीं देखिए, कोई वीरानी सी वीरानी है। प्रदेश की जनता विकास चाहती है अपने कोई वीरानी सी वीरानी है। वो ऐसी पार्टी चाहती है जो जब सत्ता में आए तो वहां पर युवाओं के लिए रोजगार हो, अपराध खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो। आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।